अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सिर्फ एक दफा फिर क्लियर करते हैं कि आवाज और स्क्रीन क्लियर है। ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो, स्टार्ट किया था हमने अपना जो हमारा बैच 35 के सेशंस थे वो हमने स्टार्ट किए थे। सो ऐसा लगता है जैसे वाकई कल की बात हो। लेकिन आज सेकंड लास्ट हमारा सेशन है बेसिक्स का। तो कल हमारी रिवीजन क्लास है, उसके बाद इंशाल्लाह एडवांस के 2-4 दिन बाद हम इंशाल्लाह एडवांस शुरू कर देंगे। और एडवांस जितना आपने इसको देख लिया है, सो आप अभी सोच भी नहीं सकते कि एडवांस में क्या कुछ होना है और कितना कुछ होना है और कितनी एक्यूरेसी उसके अंदर होगी इंशाल्लाह आप देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैंडल स्टिक पैटर्न ही आपका जो है वो, हाँ जी, कैंडल स्टिक पैटर्न 27 जुलाई। देखें, कैंडल्स में भी ना बहुत कैटेगरीज हैं। अगर हम उसे सिंपल जो है डिफरेंशिएट करें तो कैंडल्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कोई कैंडल किस तरह की होती है, कोई कैंडल किस शक्ल की होती है। सो आज हमने इन्हीं चीज को देखना है जिसको हम नाम देते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। इसको ना हम नाम देते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। इसमें डिफरेंट टाइप्स की कैंडल हमें देखने को मिलेंगी। डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स हमें देखने को मिलेंगी इसमें। सो मैं आपको बताता हूँ किस किस तरह की कैंडल्स हमने देखनी है और हमें किस किस तरह की कैंडल्स देखने को मिलेंगी। कलर्स अभी मैटर नहीं करते, मैं अभी कलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक बात करूंगा कैंडल की। अगर इस तरह की कैंडल आपको देखने को मिले जिसमें उसकी बॉडी जो है वो ना होने के बराबर हो, बॉडी जो है वो ना होने के बराबर हो और ऊपर और नीचे दोनों तरफ विक्स मौजूद हों, तो अनडिसिगिनल कैंडल, सिंपल कैंडल, ये डॉजी कैंडल कहलाती है। डॉजी कैंडल। ठीक हो गया। इनका काम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को कैंडल्स के बारे में बताता चलूं। और ऐसी कैंडल जिसके नीचे विक मौजूद हो लेकिन ऊपर ना हो। नीचे विक मौजूद हो लेकिन ऊपर ना हो, दैट इज कॉल्ड हैमर। हथौड़े की शक्ल की है ना, ये सिंपल हथौड़े की शक्ल की है, देखें आप अगर इसको गौर करें तो इसलिए इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। ठीक है। और इसी के अपोजिट, इसी के अपोजिट जो है कैंडल जिसकी ऊपर विक मौजूद हो लेकिन नीचे ना हो। ऊपर विक मौजूद हो लेकिन नीचे ना हो, उस कैंडल को बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ कैंडल्स के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इन कैंडल्स का क्या काम है, कहाँ दिखती हैं और किस तरह वर्क करती हैं। इस हवाले से आपको सारी डिटेल मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। आप जरा इस कैंडल को देख लें जिसके ऊपर थोड़ी सी विक मौजूद हो, थोड़ी सी विक, लेकिन नीचे ये बड़ी सारी विक मौजूद हो और बॉडी का साइज इतना ही हो। ऐसी कैंडल को बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ड्रैगन फ्लाई कैंडल। ड्रैगन फ्लाई इसको क्यों बोलते हैं, वो ड्रैगन फ्लाई आप लोगों ने देखा होगा जिसके पीछे इतनी बड़ी टेल होती है और मुंह उसका इतना छोटा सा होता है। उसी को सामने रखते हुए इसका नाम रखा है ड्रैगन फ्लाई कैंडल।
और इसी के अपोजिट, उल्ट अगर इसे कर लें, तो ये थोड़ी सी विक अगर नीचे मौजूद हो, थोड़ी सी विक नीचे मौजूद हो, बकाया विक ऊपर हो, तो इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन कैंडल, ग्रेव स्टोन डॉट। और अगर एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल खा जाए, मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली तौर पर खा जाए, तो उसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। कलर रेड। एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल कंप्लीटली तौर पर खा जाए, तो उस कैंडल को बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। क्यों? क्योंकि एक बुलिश कैंडल ने एक बेरिश कैंडल को खा लिया, एक बाय की कैंडल ने एक सेल की कैंडल को खा लिया। इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। सेम इसके अपोजिट जो है, एक ग्रीन कैंडल जो है वो अगर रेड कैंडल एक उसे खा जाए, ये मैं बना देता हूं, यहां बनाने से आपको पता है आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। एक ग्रीन कैंडल थी, कलर इसका अभी चेंज करता हूँ, एक मिनट ठहरिएगा। एक ग्रीन कैंडल थी और एक रेड कैंडल उसको खा गई। एक बाय की कैंडल थी और एक सेल की कैंडल ने खा लिया। एक बुलिश कैंडल थी और एक बेरिश कैंडल ने उसको खा लिया, तो इसको बोलते हैं बेरिश इनगल्फिंग। ठीक हो गया जी। ये है कैंडल स्टिक के पैटर्न। मैं बता रहा हूं, दोबारा बताता हूं, बेफिक्र रहें, अभी मैंने दोबारा शुरू कराना है आपको, दोबारा शुरू कराना है। अच्छा जी, अब दोबारा से शुरू करते हैं, जरा देखें कि इनका इस्तेमाल क्या है और ये कहां कहां आपको मिलेंगी, तो आपको आसानी होगी। जरा ये बताने लगूं मैं आप लोगों को। देखिए डॉजी का काम क्या है। इस डॉजी का, ये अनडिसिग्नल कैंडल होती है, इससे आप कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्केट ने बाय जाना है या सेल जाना है। आप इससे कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसको अनडिसिग्नल कैंडल भी बोला जाता है, और साथ ही साथ इसे डॉजी कैंडल भी बोला जाता है। ठीक हो गया जी। और दूसरी हैमर, हैमर की अगर हम बात करें तो देखिए इसके नीचे विक मौजूद है, नीचे विक मौजूद है। इट्स मीन कि ये बॉडी इतनी बन रही थी, तो बायर्स का प्रेशर आया है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर जा रहा है, तो बायर्स का प्रेशर आया है, जिसकी वजह से नीचे इतनी बड़ी विक बनी है। इट्स मीन कि जहां पे भी ये कैंडल बनेगी, वहां पर बायर्स का प्रेशर मौजूद होगा। तो हाँ, आप इसको एज ए बाय कंफर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहां पर? आप इसको सपोर्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं या रेजिस्टेंस पर? ये अंडरस्टूड सी बात है, ये जरा मुझे बता दें। क्योंकि हम इसको बाय के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसे सपोर्ट पर इस्तेमाल करेंगे या रेजिस्टेंस पर? जी वेरी गुड, वेरी गुड। शुक्र है कि आप लोग एक्टिव हैं, वरना मुझे लग रहा था कि मैं खुद से ही बातें किए जा रहा। एनी हाउ, ठीक हो गया जी। हाँ जी, सपोर्ट पर। अच्छा, अब इसके अपोजिट मैंने अब लफ्ज इस्तेमाल किया था इन्वर्टेड हैमर। क्योंकि इन्वर्टेड हैमर देखिए ऊपर की तरफ विक्स मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स का प्रेशर है। मार्केट कैंडल ऊपर गई थी और नीचे आ गई, नीचे आके क्लोजिंग दी है उसने, तो यहां पर सेलर्स का प्रेशर मौजूद है। तो ये आपको कहां पर मिलेगी, सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर? जरा मुझे ये बताएं। वेरी गुड जी, रेजिस्टेंस पर। तो जहां पे भी आपको ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर, सिंपल रेजिस्टेंस पर, चैनल रेजिस्टेंस पर ये कंफर्मेशन आप लोगों को मिल जाए, तो आप यहां से सेल कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम उसामा। ड्रैगन फ्लाई डॉजी सेम वर्क एज हैमर। जैसे हैमर काम करता है, वैसे ही ड्रैगन फ्लाई डॉजी का काम है। हैमर हो गया, ड्रैगन फ्लाई डॉजी हो गई, ये बाय में मिलेंगे आपको, सपोर्ट पर मिलेंगे आपको। इन्वर्टेड हैमर हो गया, ग्रेव स्टोन हो गया, ये सेलिंग के लिए मिलेंगे आपको, रेजिस्टेंस पर मिलेंगे आपको। अभी शुरू किया उसामा, एक्टिव हो जाए जरा। ठीक हो गया।
अब बुलिश इनगल्फिंग लफ्ज से ही पता लग रहा है, मैंने भी आपको बताया कि बाय को सेल ने खा लिया। बायर्स को सेल ने, सॉरी ये मैं इसके बारे में बता रहा हूं, बायर्स ने खा लिया सेलर्स को, बुलिश इनगल्फिंग की बात कर रहा हूं मैं। बायर्स ने खा लिया सेलर्स को। तो ऑब्वियसली ये कहां पर मिलनी चाहिए आपको, सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर? जी बताएं, बुलिश इनगल्फिंग आपको कहां मिलेगी, सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर? सपोर्ट पर, वेरी गुड जी। सपोर्ट पर ये मिले आपने, ऑब्वियसली ये एक तरह की एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होगी, तो आप यहां से बाय कर सकते हैं। और इसके साथ जो है बेरिश इनगल्फिंग, इसकी इनवर्स है ये, तो ये आपको रेजिस्टेंस पर मिलेगा। सिंपल और आसान अल्फाज में दोबारा बताता चलूं, हैमर बाय इंडिकेशन को जाहिर करता है, ड्रैगन फ्लाई बाय इंडिकेशन को जाहिर करता है, बुलिश इनगल्फिंग बाय इंडिकेशन को जाहिर करता है। और इन्वर्टेड हैमर सेल इंडिकेशन को जाहिर करता है, ग्रेवस्टोन सेल इंडिकेशन, और बेरिश इनगल्फिंग सेल इंडिकेशन को जाहिर करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न आपका यहीं पर खत्म होता है। अब मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि मार्केट में भी दिखाता चलूं, ताकि आप लोगों को आसानी हो। देखिए बेसिक्स आप लोगों को हर जगह पे मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वन टच, सेकंड टच, थर्ड टच, ड्रॉप। वन टच, सेकंड टच, थर्ड टच, अगर ड्रॉप हो गया यहां से, प्रॉफिट नहीं दिया, देन उसके बाद ये बन गया एसपीआर, और उसके बाद मार्केट ने ड्रॉप दे दिया। आप लोगों को समझाई थी ये बात। और भी मजीद ढूंढ लेते हैं। मुझे ये बताएं, किसी का क्वेश्चन है पिछले तमाम टॉपिक से रिलेटेड? जरा चाय मेरी ठंडी हो रही है, साथ चाय भी पी लूं और आप लोगों के क्वेश्चंस भी ले लूं साथ साथ। थर्ड टच पर तो आप डेफिनेटली जो है वो अकॉर्डिंग टू बेसिक्स एंटर हो सकते हैं ना। मैं ये फोर टच के लिए भी बता रहा हूँ आपको। थर्ड टच पे भी ले सकते हैं, फोर टच पे भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। 81.7, 81.8। ओके जी। आप इसको फोर टच पर एज ए कंफर्मेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड टच पर टू रिमूव योर फेयर, वो तब भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मार्केट में अगर आप सही सही मायने में ना, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर बताऊं, बुलिश और बेरिश अभी चार्ट पर दिखाया तो था, बेरिश इनगल्फिंग अभी दिखाई है। कहाँ गई? ये रही, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, मैंने बनाई है अभी। ये फोर टच था, फोर टच पर बेरिश इनगल्फिंग बनी और मार्केट ड्रॉप थी। तो अभी आपको और भी दिखा देते हैं, अभी और भी दिखा देते हैं, परेशान ना हो। देखिए मार्केट में अगर आप सही मायने में ना और सही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह लगाना भी अगर आप सही तरीके से शुरू कर दें, तो बिलीव मी आप नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह। देखें, ये देखें, ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच, ये थर्ड टच में मार्केट फ्लाई हुई है। ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं बना रहा ना। आप जरा इसको चीज को गौर किया करें कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, ये तो हो रहा है, मार्केट में हो रहा है ये। कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया है मैंने कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, इसमें कौन कौन सी कैंडल्स के बारे में हम देखते हैं। जी मुझे, जी 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 ठीक हो गया। तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स हमने पढ़ी हैं। एक दफा फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। डॉजी है ये, देखें इसमें बॉडी जो है वो मैटर नहीं करती। बॉडी मैटर क्या नहीं करती? बॉडी होती ही नहीं है बेसिकली इसमें। तो ये एक अनडिसीजनल कैंडल होती है, जिसपे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, एदर यू विल एंटर इन बाय और सेल। ठीक है। हैमर की बात करें तो हैमर, देखें हैमर की शक्ल जो है वो एक हथौड़े की तरह है, नीचे इसके विक है। तो इट्स मीन जब नीचे विक है तो इसका मतलब बायर्स का प्रेशर है। बायर्स का प्रेशर है तो हमें ये सपोर्ट पर मिलनी चाहिए। जब सपोर्ट पर मिले तो इसका इस्तेमाल भी अच्छा होगा, बेहतरीन होगा।
और ये मार्केट को अपसाइड लेकर जाएगा। इसी तरह इन्वर्टेड हैमर डाउन साइड के लिए, ड्रैगन फ्लाई सेम वर्क एज हैमर। हैमर की तरह ही है, लेकिन इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ऊपर भी विक मौजूद होती है। तो ये ड्रैगन फ्लाई हो गया, ये ग्रेव स्टोन हो गया। ग्रेव स्टोन का काम ऐसे ही है जैसे इन्वर्टेड हैमर है। बुलिश इनगल्फिंग, जिसमें एक बाय की कैंडल एक सेल की कैंडल को खा ले, तो ऑब्वियसली जब बायर्स ने खाया तो बायर्स डोमिनेंट हैं। बेरिश इनगल्फिंग में एक सेल की कैंडल बाय की कैंडल को खा ले, तो सेल ने खाया है तो सेलर्स जो है वो डोमिनेंट है। एम आई क्लियर? सर काइंडली ट्रेड लेना भी बता दें कि अगर कोई सी पॉइंट पे एंट्री बन रही है तो एंट्री कैसे लेंगे, और लाइव मार्केट में डीपीएस कैसे लगाएंगे। मैं अभी अभी बताता हूँ आपको, अभी 1 मिनट के अंदर अंदर बताता हूँ ये बात। सर अगर बेरिश इंगल्फिंग होती है एट वन टाइम, वहां से हम सेल ट्रेड ले लेते हैं या फर्दर कंफर्मेशन। बेरिश इंगल्फिंग आपको रेजिस्टेंस पर मिलनी चाहिए, तब वो आपको आप फिर ले सकते हैं। हसनैन, अभी मैंने यहाँ ट्रेड ली थी, अभी थोड़ी देर पहले ही, अभी जब मैं आपसे आपको क्लास दे रहा था तो मैंने अभी क्लोज की है। मेरी ट्रेड थी, ये देखें, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी, ब्रेक हो गई, तो ये क्या बन गया जरा मुझे ये बता दें। ट्रेंड लाइन सपोर्ट जब ब्रेक होगी, सपोर्ट ब्रेक होगी, तो वो क्या बन जाएगी जरा मुझे बता दें। रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस से मैं सेल करूंगा या बाय करूंगा, जरा मुझे ये भी बता दें। सेल। तो मैंने भाई हसनैन साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, आई थिंक 10 मिनट पहले आपकी क्लास शुरू हुई है तो मैंने सेल की एंट्री ली थी 92 93 से। यहां से ये मेरी ट्रेड थी। क्यों थी? क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक हुई, ये रेजिस्टेंस का एरिया बन गई, तो मैं वेट कर रहा था मार्केट इसमें आए तो मैं यहां से ट्रेड पकड़ूं। तो मैंने एग्जैक्ट यहां से अपनी ट्रेड पकड़ी है, यहां से। H1 टाइम फ्रेम था, H1 टाइम फ्रेम के मुताबिक मैंने 92 93 से अपनी ट्रेड पकड़ी, और 4000 जो है वो मेरा एसएल था, और 85 4085 मेरा टीपी था। और ऑटोमेटिक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी देर में मैं आपसे बात कर रहा था मेरा टीपी अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुका है। ये होती है एग्जीक्यूशन विद प्रॉपर एसएल एंड टीपी। H1 के मुताबिक मैंने 60 to 70 पिप्स का एसएल रखा 4000, और 60 to 70 पिप्स का मैंने पहला टीपी रखा। 86.2 पर मेरी क्लोज हुई है एंट्रीज, 86.2 पर। और मार्केट इस वक्त 82 पर है, 82। सर आप ट्रेड की भी प्रैक्टिस करवाएं जिसमें टीपी ही हिट हो। RRR, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितनी बेस्ट होती है आपकी? जितनी प्रैक्टिस हो उतनी बेस्ट हो जाती है, जितनी आप प्रैक्टिस कर लें। जी जरूर करवाएंगे, जरूर करवाएंगे जी, आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ट्रेड की भी इंशाल्लाह। आप लोग एक्टिव नहीं होते ना असल में, एक्टिव हो तो इंशाल्लाह हम तो देखें काम कराने के लिए बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। देखें हमारे जो लेवल था, SBR का लेवल था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वहां से 94 से 140 पिप, $14 अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉप हो चुकी है मार्केट। सपोर्ट और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या फर्क है? स्पॉट ट्रेडिंग सपोर्ट नहीं है, बेसिकली ये SPOT सपोर्ट है। स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में फर्क यही है, जो आप ये काम कर रहे हैं ये फ्यूचर ट्रेडिंग है, और जो कॉइन्स लेके खरीद के रख लेना, बाद में रेट बढ़ेगा बेच देना, वो स्पॉट ट्रेडिंग होती है। जैसे मिसाल के तौर पे चीनी की बोरी आपने लेके रख ली, रेट बढ़ा बेच दी, नहीं बढ़ा आपने अपने पास तो रखी हुई है ना, वो होती है एक तरह की स्पॉट ट्रेडिंग। और ये फ्यूचर होती है। मेरा नेम मेरा नेम आपको अभी तक ये भी नहीं पता लगा, हाफिज मोहम्मद फरहान अली। और वहां पर जो है मिर्जा फरहान अली के नाम से। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पर। हराम। यार मैं ये आपको इसके बारे में क्या बताऊं कि हराम है कि नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें आप कोई दो नंबरी नहीं कर रहे, और ना ही इसमें आप कोई सट्टेबाजी कर रहे हैं, तो हराम नहीं है। बस मैं स्पॉट ट्रेडिंग नहीं करता, फ्यूचर करता हूँ।
मैं क्वाइंस की सेल परचेज नहीं करता क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। सीधी सी बात है, जिसकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मैं उस पर कैसे ट्रेड कर लूं? जिन पे हम काम करते हैं, गोल्ड पे हम काम कर रहे हैं, करेंसीज पे हम काम करते हैं, तो वो एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह 160 पिप्स ड्रॉप हो गई है जी मार्केट। 160 पिप्स। परेशान ना हो, हराम कुछ भी नहीं है भाई। आप जो ये काम कर रहे हैं ये हलाल ही है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, 160 पिप्स ड्रॉप। ये होती है सिंपल सी चीजें, जो चीजें आपको पता है। जी, आपने किस बेस पे ट्रेड ली? मैंने अभी तो बताया एसबीआर बेस पे ट्रेड लिया है निगहत कुरैशी। एसबीआर सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस बनी, मार्केट ने टच किया इसको, मैंने यहां से ट्रेड ले ली, यहां से। आप लोगों को जो बताया हुआ है सेम उसी बेस पर ट्रेड लिया मैंने। मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं देखी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सर सारी चीजें मिक्स हो जाती है भाई, मिक्स उस वक्त नहीं होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। वो किसी ने कहा था ना कि मुझे उस शख्स से डर नहीं लगता जिसने 100 मूव सीखे हो, मुझे उस शख्स से डर लगता है जिसने एक ही मूव की 100 बार प्रैक्टिस की हो। तो आप भी एक मूव की 100 बार प्रैक्टिस करें, मार्केट को डराएं। ब्रूस ली ने कहा था, बिल्कुल ब्रूस ली ने। स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग में आप लोगों को बता दूं, स्कैल्पिंग होती है, देखें, स्कैल्पिंग होती है जो ये हम लोग करते हैं, हम भी स्कैल्पर ही हैं, हम स्कैल्पिंग ही करते हैं। या कभी कभी इंट्राडे ट्रेडिंग कर लेते हैं, वरना मोस्टली स्कैल्पर्स होते हैं सारे। स्कैल्पिंग ये होता है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, या ज्यादा से ज्यादा जोर मार के 1.5 2 घंटे में ट्रेड जो है वो हमारी क्लोज हो जाती है प्रॉफिट या लॉस में, ठीक हो गया। इंट्राडे ट्रेडिंग ये होती है कि 2 2 4 4 घंटे, 5 5 6 6 घंटे, 8 8 घंटे, 10 10 घंटे भी चलती है। एक दिन के अंदर अंदर ट्रेड होती है। स्विंग ट्रेड क्या होती है जी? 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन चल गई, 20 दिन चल गई, एक एक महीने चल गई। ये स्विंग ट्रेडर्स जो है ना, बहुत लंबी लंबी ट्रेडें चलाते हैं। मैं समझाता हूँ तो आसान लगती है, खुद समझती है तो बहुत मुश्किल लगती है। सही है भाई, सही है, ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? टाइम फ्रेम अलग अलग ही होते हैं। स्कैल्पिंग के लिए मोस्टली टाइम फ्रेम इस्तेमाल हो जाता है M15 H1। और इंट्रा डे ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो उसके लिए H4 इस्तेमाल हो जाता है। और वरना फिर आप डे ट्रेडिंग में जा रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग में जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको वीकली, डेली, मंथली ये देखना पड़ता है। वो बहुत आगे की गेम है फिर। इतना सब्र मेरा नहीं ख्याल कि हम एशियंस में है। जी जी, आप कैंडल्स को ढूंढेंगे इंशाल्लाह मिल जाएगी। और सर इक्विटी भी मैटर करती है, ऑब्वियसली इक्विटी भी मैटर करती है। जब आपकी छोटी इक्विटी होगी तो आप सिर्फ स्कैल्पर ही बन सकते हैं ना। कि ट्रेंड लाइन लगाकर, सपोर्ट लगाकर, रेजिस्टेंस लगाकर आप इन चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। न्यू कमर्स के लिए टाइम फ्रेम जो मैंने भी बताया फिलहाल वही M15 H1। फिलहाल H4 को आप थोड़ा साइड पे करते कोई मसला नहीं, M15 H1 पे प्रैक्टिस जरूर करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कमांड हासिल होगी। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक की आप देखें कितनी एक्यूरेसी है, तो आप अंदाजा लगाएं कि एडवांस की कितनी एक्यूरेसी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो जाएंगे। अकाउंट पर मंथली कितने परसेंट रिटर्न रियलिस्टिक और अच्छा समझा जाता है? रियलिस्टिक हो और अच्छा भी हो, स्टैंडर्डाइज जो रूल है ना उसके मुताबिक तो आप 10 20% भी जो है ना वो कर लें अकाउंट को, तो ये रियलिस्टिक है। वरन वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो 5 to 10% तो डेली कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मतलब अकाउंट ओवरऑल देखा जाए मंथली क्लोजिंग के बाद तो अकाउंट 100% भी ग्रो हो सकता है, अकाउंट 80 70% तक ग्रो हो जाता है। आमीन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाबी दे। प्रैक्टिस जरूर करें भाई। अगर इसके अलावा पर्सनली किसी को गाइडलाइन चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल, टीम इन्फिनिटी अवेलेबल फॉर यू पीपल। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग परेशान ना हो किसी भी तरह की, टेंशन ना लें। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था इस बेसिक और एडवांस के अलावा भी पेड कोर्स की सहूलत भी मौजूद है।
उसके हवाले से भी अगर कोई पूछना चाहता है, कुछ भी गाइडलाइन चाहिए किसी भी हवाले से, तो वो कांटेक्ट कर सकता है। जो भाई मुल्तान से हैं वो पर्सनली भी मुलाकात कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं पर्सनली भी अवेलेबल हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। लाइन लगाना समझा दूँ एक बार। लाइन लगाना कैसे समझाऊँ? लाइन ये रही, सिंपल। ये लें।